जी मुबीन जरा ग्रुप वगैरह देखिएगा, प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? आपने वहीं से ज्वाइन किया? अच्छा ये बेटा प्लीज आवाज आ रही है? मुजम्मिल के अलावा किसी को नहीं आ रही? जी सर, आपको कुछ क्वेश्चंस कहे थे सैटरडे को, 3-4 क्वेश्चंस कहे थे, को ट्राई की। 3 प्लस क्वेश्चंस थे, एक अदरवाइज भी था, कोशिश की उन्होंने? हो सकता है उनमें प्रॉब्लम्स आई हो, ये मैं नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम्स आई है नहीं, मैं पूछ रहा हूँ को ट्राई कर लें। ये मैं डिस्कस करता हूँ सारे क्वेश्चंस, आप इस तरह कीजिएगा, आज एक काम जरा और कर लें, फिर इसके लिए इंशाल्लाह कोई टाइम निकालते हैं सारे क्वेश्चंस के लिए। 4 वो हो गए हैं, एक मैंने और जरा देना है ताकि डिस्कशन जरा थोड़ी सी कंक्लूड हो सके। ये आपके सामने एक पेज आ रहा है डिसीजन मेकिंग के चैप्टर का, इसका काइंडली जरा मुझे पेज नंबर को बताएंगे? शट डाउन डिसीजन जहाँ पढ़ा था हमने, जहाँ कोई हमने एक स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट की एक डिस्कशन हुई थी। जी पेज नंबर 89 शायद, ऐसे ही। अच्छा बेटा इस तरह करना है आप अपने आज कि ये वाला पेज जरा रिवाइज करना है, पेज नंबर 89, और इसको रिवाइज करने के बाद फिर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाला चैप्टर निकालना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कह रहा हूँ, वॉल्यूम 2 में है ये तो, और उसमें जहाँ जी लिमिटेड था, जॉइंट बाय प्रोडक्ट फर्दर डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था, उसी से पहले आपको एक नसीब लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन मिलेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पेज नंबर 379 से ऑनवर्ड्स जरा देखें। चीजों की सारी इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो यकीनन इनमें इश्यूज तो हैं छोटे छोटे, तो आप जरा अपनी कोशिश करते रहे, मैं फिर इंशाल्लाह टाइम निकालता रहूंगा साथ साथ। तो पेज नंबर आपके पास होगा, जी लिमिटेड से पहले है जी ट्रेडर्स जो था, अगर किसी को मिल जाए, जहाँ जी ट्रेडर्स वाला 2-3 दिन पहले क्वेश्चन किया था। जी पेज नंबर आपके पास है 430, पेज नंबर 430। तो डिसीजन मेकिंग के चैप्टर का पेज नंबर 89 आपने रिवाइज करना है, और देन फिर ये नसीब लिमिटेड के नाम से जो क्वेश्चन है इसको काइंडली आपने ट्राई कर लेना है। इसमें भी फिर जो इश्यूज आए इसको हाईलाइट कर लेना है। तो इंशाल्लाह हम, मुझे एक आध दिन जरा दे दें ताकि थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आगे ले चलूँ, और फिर इसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम शायद निकालना पड़े। तो इन क्वेश्चंस को फिर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ। उसमें भी वो सर्वर्स में भी एक आध इशू आया होगा, फिर उसके बाद लिली में भी शायद छोटा सा इशू है, और फिर वो जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें तो उसमें भी ज्यादा हो, जो डिसीजन मेकिंग से रिलेवेंट था, ब्रेक इवन सेल्स वगैरह का, तो वो इंशाल्लाह फिर मैं सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो 489 पेज नंबर ऑफ डिसीजन मेकिंग काइंडली प्लीज, और उसकी बेस पे फिर पेज नंबर 430 पे जो क्वेश्चन है इसको काइंडली अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर जी। और अगर किसी का कुछ रहता है तो काइंडली, एक दिन मिल गया आपको तो मैं यूटिलाइज कीजिएगा टाइम काइंडली, तो इनको फिर हमें, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल मैक्सिमम इन चीज़ों को टाइम दे के बात खत्म की जा सके। ठीक है, ताकि फिर उसके बाद, क्योंकि हमें अगले 4-5 दिन फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जरा आप लोगों ने मेरे साथ देना है। तो मीन वाइज जरा काइंडली फेवर कीजिएगा जरा, जो हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी IRR की, वहीं से जरा आगे चलना था। तो बुक का जरा पेज नंबर आपके पास काइंडली जरा बता सके मुझे, बल्कि बुक तो शायद हमने बंद की भी थी, एक छोटी सी डिस्कशन चल रही थी, उसको जरा कंप्लीट कर लें। आज इकट्ठे हो जाना जी। पेज नंबर 114 अराउंड था, मेरा ख्याल है कि शायद हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे बाय यूजिंग IRR। आप लोग निकाल लें, मैं जरा इसके एक शॉर्ट सी समरी बोल देता हूँ। देखिए सर जी, एक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में NPV का कॉन्सेप्ट,
एनपीवी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको रेट गिवन होगा और आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू लेके रेट की बेस पे जो गिवन रेट है एक नेट एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो इट मींस कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो उस रेट से ज्यादा अर्न कर रहा है जिस रेट की बेस पे आपने डिस्काउंटिंग की है। अगर आंसर नेगेटिव है तो इट मींस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग लेस देन दैट रेट जिसकी बेस पे आप डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। और अगर आंसर एग्जैक्टली जीरो आ जाए, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली जीरो, तो देन इसका मतलब होगा कि प्रोजेक्ट उतने ही परसेंट रिटर्न जनरेट कर रहा है जितने परसेंट की बेस पे आपकी एनपीवी का आंसर जीरो आ गया। तो एक ये है कि रेट गिवन हो और अगर रेट की बेस पे आंसर पॉजिटिव आए तो देन फिर हमारा ये डिसीजन होगा कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिस रेट की बेस पे डिस्काउंटिंग की है वी आर जनरेटिंग मोर देन रिटर्न फ्रॉम दैट रेट। लेकिन एक दूसरा तरीका फिर क्वेश्चन पूछने का ये होता है कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि आप रेट भी खुद बताएं कि इस प्रोजेक्ट का रेट क्या है। तो फिर यहां से हमें पता ये चला कि प्रोजेक्ट का रेट वो रेट होता है जिससे एनपीवी जीरो आ जाए। अब अगर हमने वो रेट निकालना है तो इट मींस हमें जीरो आंसर ढूंढना है एनपीवी का। तो कैश फ्लोज हमें गिवन हुआ करेंगी, हम उसकी वर्किंग कर लिया करेंगे, देन फिर हम रेट गेस करने शुरू करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कोई 10-12% से स्टार्ट किया करेंगे, उसकी बेस पे एक आंसर निकाल लिया करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव है तो इट मींस कि रेट जिस रेट से हमने इनिशियल वर्किंग की है उस रेट से उस रेट से हमारे प्रोजेक्ट का रेट ज्यादा है। और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब हमने रेट को रिवर्स वर्किंग में लेके जाना है। तो हमारा 10% पे एक आंसर आया था, पॉजिटिव आ गया था, फिर हमने रेट बढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो जब हम तकरीबन 24% तक पहुंचे थे वहां भी जाके आंसर अभी पॉजिटिव ही था। तो हम असल में जीरो ढूंढ रहे हैं। और एक छोटी सी चीज और फिर हमने डिसाइड की थी कि रेट बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू का आंसर कम हो जाता है एंड वाइस वर्सा एज वेल, कि रेट कम करने से प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ तक जो मैंने चंद एक बातें तमहीदन बोली हैं सबके जहन में दोबारा रिवाइज हो गई हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? चलें काइंडली फिर वाइंड अप कीजिएगा। अब सिचुएशन ये बन गई है कि 24% पे पॉजिटिव है, लेकिन अब डिफरेंस बहुत थोड़ा सा रह गया। फिर ये भी डिसाइड हुआ था कि डिफरेंसेस ज्यादा हैं तो आप रेट्स को कुछ कुछ रेट्स को डिजिट्स को छोड़ के आगे भी चल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब शायद फर्दर 24 वैसे अभी भी पॉजिटिव है, हमें रेट आगे ही बढ़ाना है, नेगेटिव नहीं आंसर आया। देन बड़ा एक फेवर आप और करनी कि ये वर्किंग करते हुए मेरा ख्याल आपको पॉइंट्स में नहीं जाना चाहिए। मसलन आप गेस करें 24.79 25 वगैरह, इस पॉइंट्स के चक्कर में ना पड़े, आप राउंडेड रेट रखें, कुकिंग आपकी जरा इजी रहेगी। हाँ अगर फिर भी जीरो और अप्रोक्सीमेटली ना आया तो उसका फिर मैं एक और शॉर्टकट फाइनल वे बताऊंगा, तो उससे तकरीबन हम एग्जैक्टली अराउंड के आईआरआर कितना है वो पहुंच जाएंगे। तो लेट्स अज्यूम एक वर्किंग जरा मेरे साथ कर लें। लेट्स अज्यूम 26%, ये डेफिनेटली यू कैन यूज 25% क्योंकि डिफरेंस थोड़ा सा रह गया। 25 भी ले सकते हैं, 26 भी ले सकते हैं। एक वर्किंग जरा मेरे साथ 26 पे जरा कीजिएगा। जी सर, सॉल्व करते हैं आप, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन ये 25 पे कर सकते हैं आप, लेकिन जरा थोड़ा चेंज। 25 पे तो काफी सारे कह रहे हैं, मैं 26 पे कर लेता हूँ। इट इज 39 पॉइंट। अब करते हैं बस, मेरा सिर्फ आंसर देखते रहें, अगर गलत है बता दीजिएगा, अदरवाइज ठीक है। 14 into 1.26 minus 2, 25.19 205 आ गया। 30 into 1.26 तकरीबन 44.15 ही हो गया।
9.12 7.87 जी अप्रॉक्सीमेटली आंसर मुझे बताया जा रहा है। ऑब्वियसली पहला नेगेटिव है, आउटफ्लो है। 39.6 है प्लस 25.2 प्लस 15 प्लस 9.12 प्लस 7.87 minus 100 it is approximately नहीं नेट बताना आपने 97 पॉइंट नथिंग कुछ भी नहीं है। $25 into 1.26 minus 4 ठीक है जी 92 सॉरी मुझे नेट आंसर बताना है सर आपको 39.68 प्लस 25.2 प्लस 15 प्लस 9.92 प्लस 7.87 माइनस 100 तो 2.2 2.33 ठीक है। अच्छा ये नेगेटिव आ गया। अच्छा बाकी सब कुछ आप छोड़ दें, चंद बातें मेरी सुने। नेगेटिव आने का मतलब अब ये हो गया कि 26% से रेट ज्यादा नहीं है, 24% पे पॉजिटिव और 26% पे नेगेटिव का मतलब ये है, पॉजिटिव आंसर का मतलब था कि रेट इज मोर देन 24%, नेगेटिव आंसर का मतलब है कि रेट इज लेस देन 26%। इन अदर वर्ड्स अब जो प्रोजेक्ट का रेट है वो 24 और 26 के दरमियान में, सेंटर में ही कहीं के दरमियान में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली 25 है, मतलब इस रेंज में 24 और 26 की रेंज में ही अब हमारा आंसर है। ये बात समझ आ गई प्लीज? फर्दर अभी कुछ ना कीजिएगा, पहले मेरी बातें सुने। क्या मैं कह सकता हूं फाइनली अब हमारा जो रेट है वो 24% से 26% के दरमियान में कहीं है? एग्रीड है? दूसरी बात सुने, क्या बेटा मैं ये भी कह सकता हूं कि रेट 18 और 26 के दरमियान है? कोई आंसर जरा दीजिएगा, यस नो। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि रेट 10 और 26 की रेंज के दरमियान है? 10 और 26 के दरमियान है, दरमियान मींस इस रेंज में। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि रेट 18% से 24% की रेंज में है? मैं हरगिज नहीं कह सकता मिस्टर सोहेल, ना करो यार, खुदा के लिए देखें तो उसी में क्या कह रहा हूं। मैं हरगिज ये नहीं कह सकता 10 से 24, 10 से 22, 10 से 18, 18 से 22, 18 से 24 इस रेंज में नहीं है। रेट किस रेंज में है? 26 को बीच में हमें कंसिडर करना है माय डियर। तो 24, 26, 22, 26, 18, 26, 16, 26 की रेंज में। मतलब मैंने ये बात बेटा इसलिए की है कि फॉर एग्जांपल लेट्स अस अज्यूम कि आप में से किसी ने वर्किंग 22% के बाद 26% पे अगर की हो और 22% पे आंसर पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है। किसी ने फॉर एग्जांपल एक जरा थोड़ा सा बड़ा जंप लगाया हो, 18 के 26 पहुंच गया हो। तो ये सारी बातें करने का मेरा मकसद अब ये है, देखिए हम ढूंढ रहे हैं आंसर अप्रोक्सीमेटली जीरो, हम ढूंढ रहे हैं तकरीबन जीरो। हम एक ऐसी एनपीवी ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा रेट ढूंढ रहे हैं जिससे एनपीवी जीरो आ जाए। लेकिन फर्ज करें आपने वर्किंग की और आंसर जीरो तो नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास एक रेट ऐसा आ गया है जिस पे आंसर पॉजिटिव है और एक रेट ऐसा भी आ गया है जिसमें आंसर नेगेटिव है। इट मींस कि आपका जो फाइनल एनपीवी सॉरी फाइनल आईआरआर का आंसर है वो उस रेंज के दरमियान में है। लेकिन बेटा ये जो रेंज है, ये जो रेंज है परसेंटेजेस की, इसमें अगर 10% से कम डिफरेंस हो तो वो जरा बेहतर रहता है,
वरना फिर अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम नहीं आता। ये ज़हन में रखिएगा, हमें राउंडिंग ऑफ करनी पड़ रही है तो ये एग्जैक्टली जीरो तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जीरो आना है। तो रेंज अगर 10% से कम रखी जाए डिफरेंसेस की तो देन वो बेहतर रहता है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया तो देन अब आपको फर्दर रेट गेस करने की बजाय एक ऑप्शन ये अवेलेबल होती है कि इंटरपोलेशन का फिर एक फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। लेकिन ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं आप, जब आपके पास एक पॉजिटिव आंसर किसी एक रेट पे पॉजिटिव आंसर आ गया हो और किसी एक रेट पे नेगेटिव आंसर आ गया हो। रेंज अगर 5-7% तक रहे तो वो मुनासिब रहता है, वरना आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर थोड़ा सा जरा रेंज मतलब थोड़ा सा जरा एग्जामिनर के में भी आंसर से डिफरेंट हो जाए, वो भी इतना इश्यू तो नहीं होता है। लेकिन बेहतर है कि आपकी जो रेंज है, मतलब एक पॉजिटिव आंसर वाले रेट की और नेगेटिव आंसर वाले रेट की रेंज अगर 10 से कम अराउंड 5-7 तक रहे तो वो जरा बेहतर रहता है। मैं ये सारी बात इसलिए बेटा कर रहा हूँ, यकीनन अब मेरे पास आंसर 24% पे भी है और 26% पे भी है। इस रेंज में जब हम वर्किंग करेंगे, अगर इन रेट्स को यूज करके इंटरपोलेशन का फार्मूला यूज करेंगे तो वो क्लोजेस्ट आंसर आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप 22 और 26 को भी यूज करें तब भी इंटरपोलेशन हो सकती है। इवन 18 और 26 को यूज करके भी हो सकती है, 10 26 की बेस पे भी हो सकती है, लेकिन वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपके सामने वर्किंग ना टू मच एक्सट्रीम्स पे करना चाह रहा हूँ, ना टू मच नजदीक करना चाह रहा हूँ। एक नॉर्मल सी रेंज मींस मैं आपके सामने ऑब्वियसली वर्किंग पॉसिबल है 24 और 26 की भी, 18 और 26 वाली भी, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा जरा सेंट्रलाइज्ड रेंज की बेस पे 22% 26% की बेस पे इंटरपोलेशन करूंगा। वंस अगेन रिवाइज इन माइंड, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला कब यूज हो सकता है, जब एक पॉजिटिव आंसर किसी एक रेट पे पॉजिटिव आंसर आ गया हो और किसी एक रेट पे नेगेटिव आंसर आ गया हो। यकीनन जो मैं कह रहा हूं मैं अभी अप्लाई करके दिखाता हूं। आपको मेरे वर्ड समझ आए हैं? कुछ मैंने काफी सारे वर्ड्स बोल दिए, बाकी डेफिनेटली वी नीड प्रैक्टिस और इंशाल्लाह उसके लिए प्रैक्टिस हम करते रहेंगे। अब ये इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या है, एक मिनट जरा अगर बुक निकाली जाए, बुक मुझे बताया जा रहा था पेज नंबर है 114 शायद, तो थोड़ी जरा बुक से हेल्प ले लेते हैं। उसके दरमियान में मैंने पेज 112 पढ़ी, सॉरी 112, इसके दरमियान में मैंने एक बॉक्स सा बनाया था इनिशियल डिस्कशन के बाद। तो अब हम जरा उस बॉक्स के अंदर जा रहे हैं। टू कैलकुलेट आईआरआर वी नीड अ रेट वेयर एनपीवी जीरो। इफ इट इज नॉट द केस, मतलब आपने गेस वर्क्स किए लेकिन जीरो तक अप्रोक्सीमेटली नहीं पहुंच सके, then we will need two rates of return, a rate of return where NPV is positive and other where the NPV is negative. Afterwards, जब ये काम हो जाए, we can place the results in the following formula to get the IRR. तो ये छोटा सा फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन है जो आपको जरा याद करने की कोशिश करनी है। इसकी एब्रीविएशंस का मीनिंग मैं बता देता हूँ, नीचे लिखा हुआ। IRR means internal rate of return। सबसे पहले अपने लोअर रेट, L stands for low rate, plus bracket net present value, NL means net present value at lower rate, divided by net present value at lower rate minus net present value at higher rate, और multiplied by, then bracket में multiply होना है हाई रेट माइनस लो रेट के डिफरेंस से। इस तरह जरा मुश्किल हो जाएगा, ये पता नहीं क्या है, इससे होना क्या है, इंशाल्लाह आईआरआर निकलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप फार्मूला देखें, मेरे वर्ड सुने और मुझे जरा वर्किंग करवा दें। व्हाट इज द फार्मूला? सबसे पहले क्या लेना है, लोअर रेट। मैं 22 और 26 के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो लोअर रेट इज 22। अच्छा, यहाँ लो रेट अपने 0.22 नहीं लेना, लो रेट 22 प्लस NPV at low rate which is 22 is 4.9। देन इसमें डिवाइड होना है NPV at low rate वो दोबारा 4.9, देन फार्मूले में माइनस है और अगला देखिएगा NPV at high rate अगर नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली इसने प्लस हो जाए करना है, लेकिन इसी तरह शायद लिखना चाहिए NPV at high rate। और देन बेटा इसने फिर मल्टीप्लाई होना है किससे, H और L से। H क्या है, हाई रेट, व्हाट इज हाई रेट, व्हाट इज हाई रेट 26 एंड व्हाट इज लो रेट 22 वी आर यूजिंग।
पहले ये बता दें मेरी फिगर्स प्लेस करना समझ आ गए? आप भी लिखें, सॉल्व भी कर लें, अगर कोई कंफ्यूजन है फार्मूले की एप्लीकेशन वो मुझे बता दें। ठीक है, थैंक यू। मुझे आंसर बताएं। यकीनन प्लस एंड में होना है, पहले इन्होंने सॉल्व होना है, ब्रैकेट्स में सॉल्व होना है। ये बताऊं मैं खालिद, प्लीज पॉइंट्स में नहीं लिखना यार, एक टोटल रेट आ जाएगा, बाद में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था, ना कर यार, कम ऑन प्लीज, पॉइंट्स में नहीं लिखना यार उमर, तेरी मेहरबानी यार। ये 4.9 प्लस हो जाए ना ये ब्रैकेट के नीचे, प्लस 2.33, तो 4.9 डिवाइड बाय आंसर इनटू 4 बनेगा डिफरेंस, एंड प्लस 22, इट इज अप्रोक्सीमेटली 24 पॉइंट। जाने दें यार, मुजम्मिल क्या वर्किंग कर रहे हैं बेटा, लीडर क्या हो रहा है यार, ये बिलाल ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। 24.71%। प्लीज जिन्होंने आंसर्स गलत भेजे दोबारा सॉल्व करें। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर 24.71 है तो ठीक है। ये प्लीज मैंने चंद लोगों के नाम बोले थे बेटा, अरसलान मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो देयरफॉर मैंने भी अब मेरा ख्याल आपको नहीं बताना। जी सर, इसका मतलब फिर क्या हुआ? यकीनन अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, मैंने 22 और 26 की बेस पे किया है। ऑल्टरनेटिवली डेफिनेटली आपके पास अगर वर्किंग हो गई हो 24 वाली, तो फिर आपको क्लोजेस्ट रेंज लेनी चाहिए। लेकिन मेरा एक चीज ध्यान में रखें, अप्रोक्सीमेटली लिखना ही पड़ना है, क्योंकि 24.71 के बाद भी बहुत कुछ आ रहा था, तो तकरीबन इसको यूज करके हमारी एनपीवी का आंसर 0 होगा, विच मींस ये ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी असलम, मैंने वही कहा जो आप कह रहे हैं, तो विच मींस के अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, ये कोई एग्जैक्टली 0 वाली बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि रेट हम वंस अगेन राउंड ऑफ कर रहे हैं। देन बेटा एक जरा अगर प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा आइडिया भी आपको हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये रेंज लूं तो 24, एक सेकंड करें जरा दोबारा, लेकिन ये ध्यान में रखें मुझे एक नेगेटिव उठाना ही उठाना है, 26, 24 प्लस एनपीवी एट lower rate divided by NPV at lower rate minus 2.33, तो 26 minus 24, एग्जैक्टली आंसर्स इक्वल नहीं आएंगे, जितनी रेंज कम होगी उतना अच्छा आंसर जरूर आएगा, लेकिन वो भी एग्जैक्टली वाली बात नहीं है। इसलिए रेंज 2 3 4 5 6 7 8 तक रखी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। काइंडली जरा अगर कोई आंसर्स फाइनल कर लें। तो 24.67, तो अप्रोक्सीमेटली हमें अपने काइंडली लिखना है, तो जितनी क्लोज रेंज होगी उससे कंपैरेटिवली आंसर बेहतर तो आ जाएगा, लेकिन इट इज टू मच टाइम वेस्टिंग कि हम रेंज बहुत ज्यादा नजदीक करने की कोशिश करें। बहरहाल अभी क्वेश्चंस करते हैं बार बार, इंशाल्लाह आपकी चीजें जहन में सेट हो जाएंगी। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि तकरीबन ये 24 पॉइंट समथिंग रेट है, 6-7 एक्सेप्टेबल है? बताएं, प्रोजेक्ट शुरू कर लें? नहीं, रीजन कोई आप कोई बता सकें क्या मतलब, क्यों? अब रेट एक आ गया, हमारा प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 24.7%, 24.6%, तो ठीक है चलें, अगर आपने ट्राई की है तो मुझे इसके नीचे एक फाइनल हेडिंग लिखें, डिसीजन क्राइटेरिया। जब ये रेट आ जाएगा तो बेटा ऐसे थोड़ी कि हम आंखें बंद करके कह देंगे, हम इसे क्या करेंगे,
हमें इस रेट को फिर कंपेयर करना चाहिए। ऑब्वियसली अच्छा रेट है, 24% इज नॉट बैड रेट, लेकिन हमें इस रेट को फिर कंपेयर करना चाहिए बैंक रेट से। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 24.71% जनरेट कर रहा है। हमें इस रेट को फिर कंपेयर करना है अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, विच मींस बैंक रेट से। एंड इफ दिस रेट इज मोर देन द बैंक रेट, then accept the project. If it is less than the bank rate, or if even if it is equal to the bank rate, then शायद इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डिसीजन कैसे होता है आईआरआर में, एनपीवी में डिसीजन कैसे होता है? इफ द आंसर इज पॉजिटिव, इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव, देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। और आईआरआर के क्वेश्चन में डिसीजन कैसे होता है? इफ द आईआरआर इज, सेंटेंस लिखना जरा, इफ आईआरआर इज मोर देन द required rate of return, then accept the project। अभी required rate of return means ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहें, कम से कम required rate of return कितना होता है, बैंक रेट which is offered by the, then accept the project, otherwise reject, otherwise do not accept। Some other rate having more return, मिस्टर उमर खालिद नहीं, इसलिए हमने एक वर्किंग की है, हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमने इस प्रोजेक्ट का डिसीजन लेना है कि इसको शुरू करें या नहीं करें। ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं और उनमें डिफरेंट आईआरआर आ रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर शायद वंस अगेन पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि व्हाट इज द विच प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, और जो आप हाईएस्ट देख रहे होंगे उसको फिर दोबारा अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से देखेंगे। एंड इफ इट इज मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, देन प्लीज आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है उमैर, एज वेल एज एवरीबॉडी। चलें सर जी, आफ्टर दिस डिस्कशन जरा एक नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। एक लिखा भी हुआ था, इफ आईआरआर इज हायर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, पेज नंबर 113 पे आ जाएं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जरा मेरे साथ स्पीड अप होके करें जरा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, following information is about a project 1 2 3 4, project has an NPV of 2210 at a discount rate of 11%, estimate the IRR of the project। उसने बेटा किया ये है कि 4 सालों का एक प्रोजेक्ट है और उसका एक आंसर 11% की बेस पे एनपीवी का बता दिया है। यकीनन 11% पे अगर 2210 है तो ये 11% इस प्रोजेक्ट का रेट नहीं है। प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 11%। हमसे आईआरआर मांगा हुआ है, आईआरआर मींस मेरा एनपीवी 0। क्या हम रेट बढ़ाएंगे? यस, एक आंसर उसने दे दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट उसने बता दिया है। हमें अब शायद ये सोचने की जरूरत नहीं है कि रेट इज लेस देन 11%। अगर 11% पे आंसर पॉजिटिव है तो फिर अब हमें रेट बढ़ाना है और गेस करना है कि व्हाट शुड बी द आईआरआर। और जब हमें नेगेटिव मिल जाए या तकरीबन 0 मिल जाए तो हम वहां रुक जाएंगे, नेगेटिव मिल गया तो इंटरपोलेशन करेंगे। जरा सेकंड एक मिनट देखें, अभी वर्किंग करते हैं, एक सेकंड, जरा सेकंड देखें। सेकंड एक प्रोजेक्ट में उसने 8% पे हमें आंसर बता दिए -1515। वंस अगेन आईआरआर मांग रहा है, तो रेट इज लेस देन 8% या मोर देन, काइंडली बताएं एल या एम। क्या 8% से हम लोअर साइड पे करेंगे या हायर साइड पे करेंगे?
उमर खालिद, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? अगर 8% भी आंसर नेगेटिव है तो क्या रेट बढ़ाना पड़ेगा 0 तक जाने के लिए? प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन या लेस देन? यार कम ऑन, ना करो यार। मुजम्मिल, व्हाट्स गोइंग ऑन प्लीज? जिशान जबर साहब प्लीज माय डियर, अगर 8% पे आंसर नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन या लेस देन? प्लीज फाइनल करें ज़हन में। पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 11% अगर पॉजिटिव आंसर आया, नेगेटिव अगर है तो प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग, बताएं 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 प्लीज। चलें जी, जिन साहब खान को मैं कहना चाह रहा हूं वो बोल नहीं रहे। जी माय डियर, क्वेश्चन नंबर 1 करें, क्या करें? ईयर 0 1 2 3 and 4, 53,000, 17,000, 25%, 16% एंड 12,000। सॉरी, एक आंसर हमारे पास है 11%। प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 11%। तो अब मोर आप खुद सिलेक्ट करें, आपकी चॉइस आप करें। इलेवन 16%, चलो अपना 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 करें, जो आपका दिल करता करें। अतीक साहब, इनिशियली ही इतनी रेंज रख लेना कि बाद में 11% आपने रेंज रख ली है। इनिशियली इतना रख लेना कि इंटरपोलेशन बाद में यूज करने के लिए आपको फिर वापस आने उसका फायदा। तो कम से कम बीच में 2 4 5 डिजिट छोड़ के इनिशियल वर्किंग करें, और हाँ अगर महसूस हो कि आंसर बहुत कम फर्क पड़ा उसके बाद फिर आप एक जंप लगा सकते हैं। तो 3,000, 17,000 into 1.16 minus 114,655। इनिशियली तो चैलेंज हमारा यही है कि ये जो वर्किंग्स होंगी इन पे जरा ग्रिप हो। वन 8,579, 16,000 into 1.16 minus 3, 10251, 12,000, 1.16, 6627। जी नेगेटिव आंसर आ गया सर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेगेटिव नहीं है, वैसे मेरा ख्याल नजदीक आ गया होना कहीं। जी ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया है, एक पॉजिटिव अवेलेबल है, तो शायद रेंज भी तकरीबन 6-5% डिजिट्स की है, तो और वर्किंग करके ज्यादा क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इंटरपोलेशन का फार्मूला जहन में लाएं, अप्लाई करें। लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस बिटवीन, मेरे केस में 16 माइनस 11, 5% का डिफरेंस बनेगा, डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर रेट। 2210 प्लस 222888 2210 divided by answer into 5 plus 11, 13%, 13.17
किने 13% पे किया हो, मतलब ये जो मैंने 16% वर्किंग की, किसने 13 या 12 पे किया हो? ठीक है दीक साहब, अगर आपने 18 पे किया तो फाइनल करें, अपने IRR निकालें, आप इंटरपोलेशन यूज करें। नहीं मैं वो नहीं मैं पूछ रहा, 14 13 या 12 पे किया हो? ठीक है, ये फिर अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर, अब देख लें अगर आपकी रेंज ज्यादा होगी ना तो आपका आंसर मेरा ख्याल क्लोज टू 14 तक चले जाना। तो नहीं नहीं, मतलब आंसर तकरीबन 13 से 14 के दरमियान में आना चाहिए, ये मैं फाइनली कह रहा हूँ, तकरीबन 13 अराउंड ये आंसर है। वो ठीक है आपकी बात, ओके, मेरी बात समझने की कोशिश करें। तकरीबन आपका आंसर मेरे साथ एग्जैक्टली डेफिनेटली मैच नहीं करेगा अगर आपने कोई 15 लिया है, 16 14 वगैरह जो भी लिया है, 17 इवन मोर देन लिया अगर मेरे से, तो लेकिन हमारा आंसर शुड बी अराउंड 13, अराउंड 13% प्लस माइनस। तो मेरा ख्याल है उस पर हम टाइम ना वेस्ट करें, मेन ये कि बात आपको समझ आ गई है, बात सही रिवाइज हो गई है मिस्टर लिडा, मिस्टर अलमीन, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं बेटा प्लीज, एक्सेप्ट एंड एज वेल एवरीबॉडी एल्स। जी मोशन डेफिनेटली है जी। मेडिए जल्दी से बस क्वेश्चन नंबर 2 भी फाइंड अप कर लें ताकि फिर हम ये डिस्कशन और थोड़ी सी आगे बढ़ा सकें। करें क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से, ये प्लीज बहरहाल ज़हन में रखें, अगर 8% पे नेगेटिव आंसर है तो प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग लेस देन 8%, आपको हायर पे नहीं जाना, अब 8 से कम कोई ढूंढना है, तो ढूंढे, आपकी चॉइस है वंस अगेन। लेकिन एकदम बहुत सारे डिजिट्स को छोड़ के बहुत पीछे चले जाना या बहुत आगे चले जाना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, 2-3 कम से कम वर्किंग्स करनी चाहिए, वरना एक तो शायद ये भी हो सकता है कि पहला 1% पे करना है और दूसरा 100% पे करना है, इसके दरमियान में कहीं ना कहीं तो हो गई। लेकिन प्लीज अगर रेंज 5-7% ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेट आंसर ठीक नहीं आएगा। तो 8% अगर है, you will choose your rate whichever you like। तो लेट्स assume अगर 5% फॉर एग्जांपल लिया है, जी रियल ये लीजिए, फिर आगे चलो, अगर नेगेटिव आ गया तो ठीक है, अब इंटरपोलेशन करके माइंड अप करना, बल्कि अगर सॉरी नेगेटिव आ गया अभी आपको और पीछे आना पड़ना फिर। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि 6% पे ये नेगेटिव है, मेरा नहीं ख्याल, वर्किंग करनी सही करें, वर्किंग जरा रीचेक कर लें। 5% पे तो पॉजिटिव मेरा आ रहा है, अगर किसी ने 5% पे किया तो मेरी फिगर्स चेक कीजिएगा। जी आपकी बड़ा, ये आपकी चॉइस है सर, मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा, फिर अगर आप 1% पे भी करते तो वो भी ठीक है, मैं नहीं ये सजेस्ट करूंगा, आप लोग टू मच डिफरेंसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्लोजेस्ट पॉसिबल। ये 6% पे पॉजिटिव है तो पहले वर्किंग का रीचेक कीजिएगा। अब बेटा अगर किसी का पॉजिटिव आ गया, हमारे पास एक नेगेटिव अवेलेबल है, लोअर रेट अब 5% है, एनपीवी एट लोअर रेट अपना अपना फाइनल करें, डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, and finally difference between lower and higher rate 8 minus 5,
1790 plus 1515, 1790 into 3 plus 5, so it is approximately 6.6 something मेरा ख्याल 6.62 मेरा, to be exact according to the rounding off. ठीक है, 6.6 6.5 अराउंड ये है। ठीक है, आपने मे बी 4 यूज किया हो, इवन 3 2 वगैरह यूज किए हो, लेकिन डेफिनेटली जितना आपका आपकी जो रेंज है रेट्स की वो डिफरेंट हो जाएगी। जी ठीक है इल्तिज़ाम, मैंने भी यही कहा पॉजिटिव होगा, तो ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया तो एक नेगेटिव अवेलेबल है, उसको इंटरपोलेट कर सकते हैं। इंटरपोलेशन का फार्मूला कब लगता है? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर आ गया, तो नेगेटिव अवेलेबल था, अब अगर पॉजिटिव आपको मिल गया मे बी एट 6%, मे बी एट 5%, मे बी एट 4%, इवन मे बी एट 3%, तो वहां से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रेंज काइंडली 5% से ज्यादा ना बढ़ाएं। आई होप कि जो बात हो रही है ये कुछ क्लियर होगी, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर है ये करना कैसे है और इंटरप्रिटेशन लगना कब है। तो आइएगा जरा ये डिस्कशन थोड़ी सी आगे बढ़ाएं। देन बेटा इसके फौरन बाद दोबारा एडवांटेजेस आ जाएंगे, जिससे आप पहले एनपीवी कहे थे, तो अभी फिलहाल हमने बहुत डिटेल्ड वर्किंग्स करनी है एनपीवी आईआरआर की, तो ऐसे इसको इस वक्त पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर एक कंपैरिजन मिलेगा आपको नेक्स्ट पेज पे, वो भी अभी छोड़ दें क्योंकि अभी हम सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपने जरा ढूंढना ये है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो की आपको कहीं हेडिंग मिल जाए नेक्स्ट पेज के एंड पे, मुझे जरा पेज नंबर अगर बता सकें, 114 शायद 114 था मेरा ख्याल, नेक्स्ट पेज है इस वक्त आपके पास, बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बाद में पढ़ते हैं। 114 ही है, ठीक है लग रहा है, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो की हेडिंग मिलनी है आपको। चलें ओके, ठीक है ओके, हाँ जी उसके बिल्कुल एंड में। पेन हाथ में रखिएगा सर, आए जो बातें हुई हैं इनको जहन में फाइनल करें। असल में एक कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लोस का, डीसीएफ एक टेक्निक है। इससे क्या होता है? इट इज अ टेक्निक टू इवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स टू डिसाइड वेदर दीज आर फाइनेंशियली वर्थवाइल। मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक टेक्निक है जिससे पता ये चलता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आप या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस होने हैं, क्या इन्वेस्टमेंट्स को करके कोई फायदा भी होगा, कोई पैसे भी बचेंगे या नहीं। इसको किया कैसे जाता है, इस टेक्निक में किया क्या जाता है? द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज आर ऑल कन्वर्टेड इनटू अ प्रेजेंट वैल्यू बाय डिस्काउंटिंग देम। फ्यूचर कैश फ्लोज मींस फ्यूचर कैश रिसीट्स भी आप एस्टिमेट करते हैं, पेमेंट्स भी आप एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस यू विल एवेल्युएट कि मुझे पैसे कितने लगाने पड़ेंगे और पैसे लगा के मुझे कितने इनफ्लोज आउटफ्लोज रिसीव होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो डेफिनेटली ये जो इनफ्लोज आउटफ्लोज कितने होंगे ये तो बेटा आपने गेस नहीं करने, ये तो एग्जामिनर ही बताएगा। आपने फिर उसका क्या करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यूज लेनी है, उसको फिर आपस में नेट ऑफ कर लेना है। तो इस डीसीएफ टेक्निक के दो मेथड्स हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बेस पे वर्किंग करने के दो तरीके हैं। एक है एनपीवी। एनपीवी में क्या है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले लें, इन अदर वर्ड्स नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लें, और रेट अगर गिवन हो तो उसकी बेस पे डिस्काउंटिंग कर लें, और अगर रेट जो गिवन था उसकी बेस पे आंसर पॉजिटिव आ गया है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बिकॉज द इट विल मीन कि प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देन उसकी दूसरी टेक्निक क्या है डिस्काउंटेड कैश फ्लो की, कि नेट कैश फ्लोज निकाल लें और रेट खुद से गेस करना शुरू कर दें, और रेट एक ऐसा चाहिए जिसपे अप्रोक्सीमेटली एनपीवी 0 है, विच मींस प्रोजेक्ट का रेट निकालना है। जब प्रोजेक्ट का रेट आ जाएगा तो उस प्रोजेक्ट के रेट को आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर कर लेंगे। द प्रोजेक्ट रेट इज मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड बाय बैंक,
then you will decide, you will say कि प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली वर्थवाइल। मतलब ये है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, बल्कि अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात कर ली जाए, आप इनफ्लोज लेंगे, फिर आउटफ्लोज लिए जाते हैं, देन इनको फिर आपस में नेट ऑफ भी कर लिया जाता है ईयर वाइज, और फिर नेट करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली जाती है। और अगर एक से ज्यादा सालों के ये प्रोजेक्ट्स हैं तो ईयर वाइज फिर वर्किंग करके एक फिगर तक आ जाएंगे। तो नेट कैश फ्लोज जो है, नेट कैश फ्लोज तक की वर्किंग सेम होती है, नेट कैश फ्लोज तक की वर्किंग सेम है। फिर अगर क्वेश्चन आईआरआर का होगा या एनपीवी का होगा तो उसमें डिफरेंस क्या है? देखिए एक छोटी सी जरा यहीं पे जरा सेट अगर कर लें हम, ये जो अभी हमने सिनेरियो एक सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, ये बेटा ये जो फिगर्स है ना, ये क्या है? ये आउटफ्लो है और फिर ये इनफ्लोज है। तो आईआरआर का सवाल हो या एनपीवी का सवाल हो, यहां तक फिगर सेम है। आईआरआर का सवाल है या एनपीवी का सवाल है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज तक की वर्किंग सेम है। फिर क्या किया जाता है? अगर एनपीवी का सवाल होगा तो रेट गिवन होगा और आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू डिसीजन ले लेंगे। लेकिन अगर रेट नहीं है और रेट ही आपने फाइंड आउट करना है तो फिर ये सवाल आईआरआर का बन जाएगा, और आईआरआर का अगर सवाल है तो देन फिर आप रेट गेस करना शुरू कर देंगे। इट मींस इनफ्लोज और आउटफ्लोज की वर्किंग तक एनपीवी और आईआरआर के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं होता। फर्क सिर्फ क्या है, एनपीवी के सवाल में रेट विल बी गिवन जिसको आप यूज करेंगे, और आईआरआर के सवाल में rate will not be as such given, you will have to find out the rate by using the hit and trial method। बाकी obviously ये फिगर्स अभी आप हमारे सामने आएंगी तो मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। यहां तक बात ये हुई है कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए एक टेक्निक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और उस टेक्निक में दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। प्रपोजल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवैल्यूएट करने के लिए एनपीवी मेथड भी है और आईआरआर मेथड भी है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं, हमें दोनों ही आने चाहिए। फिर इनमें से कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, वो इंशाल्लाह फिर बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई है? तो आप इस तरह से कह सकते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज अ मेन हेडिंग ऑफ आवर सब्जेक्ट ऑफ आवर टॉपिक टाइम वैल्यू मनी में। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक मेन हेडिंग है, उसकी दो सब हेडिंग्स हैं, एनपीवी एंड आईआरआर। और आगे चलें, एक क्वेश्चन की तरफ चलना चाहते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैंने अभी कुछ बातें की, वो नेक्स्ट पेज पे आपके पास लिखी हुई है। देयर इज नो डिफरेंस इन द क्वेश्चन ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर अप टू द कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लोज। After that, if the question is of NPV, then rate will be available, which is to be used. If, however, the rate is question is of IRR, then rate is to be calculated by using hit and trial method. I hope कि अब ये क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो फर्दर क्लियर हो जाएगा। देन माय डियर, उसके बाद आ जाएं कुछ पुरानी बातें बीच में जहन में रख के हम अब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। बस वो पुरानी बातें क्या हैं? आपने बड़ा अगर गौर किया हो तो मैं अभी जब डिस्कशन कर रहा था, बल्कि पिछले 2-3 दिनों से मैं डिस्कशन जब कर रहा हूँ, हम कुछ कैश फ्लोज की बातें कर रहे हैं, नेट कैश फ्लोज। इवन इस डिस्कशन की हेडिंग अभी हमने पढ़ी वो भी क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। फिर मैं इनफ्लोज कह रहा हूँ, आउटफ्लोज कह रहा हूँ। तो ये बड़ा जो टेक्निक है सारी, ये कोई कैश फ्लोज के एंगल से है, मींस इनफ्लोज और आउटफ्लोज इसमें कंसिडर होते हैं रादर देन इनकम एंड एक्सपेंसेस। इन अदर वर्ड्स, ये प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे कोई इनकम स्टेटमेंट के एंगल से डिस्कशन नहीं है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंगल से कुछ बात हो रही है जिसमें हम रिसीट्स और पेमेंट्स को कंसिडर करते हैं। देयरफॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंगल से यकीनन इनकम और रिसीट्स और एक्सपेंसेस और पेमेंट्स में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ चंद बातें अगर याद आ जाएं तो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। अगर डेटर्स ही ना हो, डेटर का लेजर ज़हन में बनाएं, तो क्या जो सेल है वो रिसीट बन जाएगी? अगर क्रेडिटर्स ना हो
तो क्या परचेज ही पेमेंट होगी? याद आता है कुछ, या मैं कुछ लेजर्स की वर्किंग बताऊं, याद कराऊं? अगर ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? जब पैसे मिले वही रिसीट है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं है तो इसका मतलब जो परचेज हुई थी वही पेमेंट हो गई है। यकीनन इनमें डिफरेंस भी हो सकता है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स हो, ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो, फिर हमें सेल परचेज वगैरह लिख के रिसीट्स एंड पेमेंट्स तक पहुंचना है। रिसीट्स मींस कैश इनफ्लो, पेमेंट मींस कैश आउटफ्लो। लेकिन अगर अगर रिसीवेबल्स और पेबल्स की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो वी सिंपली से कि सेल ही रिसीट है और परचेज ही पेमेंट है। इसी तरह बात आगे बढ़ाते रहें। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, स्टॉक का लेजर ज़हन में बनाएं तो परचेज ही कॉस्ट ऑफ सेल है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, रॉ मटेरियल का लेजर ज़हन में बनाएं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल लेजर, प्लीज माय डियर, ब्रॉट डाउन रॉ मटेरियल, कैरी डाउन रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है फॉर प्रोडक्शन। लेकिन अगर पैरेलल ट्रेडिंग बिजनेस है तो चीजें खरीद के बेची जाती हैं, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, फिर फिनिश गुड्स बना के बेची जाती हैं। ऑफ कोर्स उसके अलावा अगर हमें लेजर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। If there is no opening and closing balance of expenses payable, prepaid expenses, ये भी ज़हन में लाएं, then expense is equal to payment। लेकिन of course अगर expenses payable prepaid के लेजर मिल गए तो ये sometimes combine भी लेजर बनते हैं, तो कुछ सारी पुरानी चीजें बीच में मिक्स अप हो जानी है। और एक और इशू आना है, थोड़ा सा टैक्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें आनी है। और टैक्स में डेफर्ड टैक्स तो वैसी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। जो हजरात FA2 पढ़ रहे हैं, अच्छी बात अगर उनके जहन में बातें आ जाएं, लेकिन अगर कोई नहीं भी इस वक्त पढ़ रहा है, FA2 पहले पढ़ ली वगैरह भूला हुआ है, तो सिर्फ हमें ये चीज सेंटेंस जहन में रहना चाहिए कि अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आपने निकालनी है तो वही टैक्सेबल प्रॉफिट भी होंगे अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम हो तो। लेकिन अगर इनमें डिफरेंस हो अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट्स में, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट्स डिफरेंट हो जाएंगे और टैक्स देना पड़ता है टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे। देयरफॉर हमें फिर वर्किंग करके शायद टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक आना पड़ेगा, फिर उसकी बेस पे कुछ टैक्स की वर्किंग भी करनी पड़ेगी। डेफर्ड टैक्स वैसे ही नॉन कैश है, उसका कैश फ्लो से ताल्लुक भी नहीं होता है और उसकी जरूरत भी नहीं हमें पड़ेगी। सिर्फ करंट टैक्स की क्योंकि पेमेंट होती है, एक दो एंट्रीज ध्यान में लाएं, करंट टैक्स डेबिट, पेबल क्रेडिट अगर हो भी जाए तो देन वो पेबल पे होके कैश में कन्वर्ट होता है, तो टैक्स की पेमेंट हो सकती है बीच में। तो ये सेंटेंस वैसे ठीक है जो ई पॉइंट है, इफ देयर इज नो डिफरेंस इन अकाउंटिंग एंड टैक्स ट्रीटमेंट। खास तौर पर वो हजरात जो इस दफा इस वक्त FA2 में अगर नहीं पढ़ रहे, FA2 अगर नहीं पढ़ रहे, जो हजरात FA2 पढ़ रहे हैं मेरे गुमान है उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो हजरात FA2 में नहीं भी इस वक्त पढ़ रहे, क्या कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं एंड में हो जाएगी? और एक छोटा सा डिफरेंस अगर जहन में लाएं, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन, इस तरह की गेम अभी ऑन हो जानी है सारी। कोई कंफ्यूजन मेरी इस बातों से? मेरा ख्याल है जितना हमें जरूरत पड़ेगी वो तो आपको IS12 थोड़ा सा याद आ जाएगा, लेकिन स्टिल बार मेरा ख्याल है। देन उसके बाद बड़ा ये सारे जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, पॉइंट नंबर A से लेकर D तक, हमने तो इस तरह से पढ़ा है, नो ओपनिंग क्लोजिंग। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग हो लेकिन वो कांस्टेंट हो, तो ये भी याद है कि अगर डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही है तब भी सेल रिसीट ही होगी, तब भी परचेज पेमेंट ही होगी। अगर क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो, दोनों सेम हो, ओपनिंग क्लोजिंग कांस्टेंट हो। लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट हो फिर गेम ऑन है, फिर हम लेजर्स वगैरह बनाया करेंगे। और एक चीज आखिरी कि ये जो डिस्कशन हम करेंगे इसमें सारा जो रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ा हमने ये डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये जो सारी बातें होती रही हैं ये सारी भी बीच में आएंगी। तो ये बहुत अच्छी रिवीजन भी है पुरानी, और विद डेफिनेटली ऑफ कोर्स हम नई चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट ये है कि चीजें साथ साथ करने की आपने कोशिश करनी है। दिस कमिंग वीक इज वेरी डिसाइडिंग विद एवरी रिस्पेक्ट। पिछली चीजें भी बहुत सी आएंगी और नई चीजें भी इंशाल्लाह बीच में शामिल होती चली जाएंगी। एक चीज वैसे सोच लें, क्या अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जी सर गेम इज सीरियसली ऑन, क्या अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड
या उसी प्रोजेक्ट की वजह से जो खर्चे हैं वही कंसिडर करने चाहिए? क्या एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट, क्या संक कॉस्ट, क्या कमिटेड कॉस्ट हमें कंसिडर करनी चाहिए? हरगिज नहीं। लेकिन क्या अवॉइडेबल कॉस्ट, क्या क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें कंसिडर करनी चाहिए? यस यस एंड यस। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के पढ़े वो सारे इसमें अप्लाई होंगे। इंशाल्लाह गेम आप इंजॉय करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंजॉयिंग द गेम। एक थोड़ा सा आगे जाके आपने एक पर्सन ढूंढना है, कुछ सीक्वेंस में लिखा हुआ है यहाँ एक 16.6, थोड़ा सा आगे जाके मैं आप जरा ढूंढ दूं कहाँ पे है। थोड़ा सा आगे जाते रहिएगा। कुछ आसान आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट लेना। तीन 16.6 बल्कि नहीं, इस पर ये जी सर, ये डीसीएफ एक्सरसाइज ढूंढेगा 16.3 के नाम से कोई होगा, पेज नंबर अगर नहीं, ये 16.3 कर लीजिए। डीसीएफ एक्सरसाइजेस डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो पेज नंबर मुझे बता सकेंगे? थोड़ा सा आगे जाके होगा, पेज नंबर 122 है या 3 है? ये 123, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इससे बड़ा सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ए, कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द इन्वेस्टमेंट with the following estimated cash flows assuming a cost of capital of 8%। एनपीवी निकालनी है, रेट गिवन है। ईयर 0, ईयर 1 to 4 फुल कंसंट्रेट, ये उसी तरह की है जिस तरह पहले हमने डिस्कशन की थी। ये हो जाएगी फिगर एन्यूटी से, इसमें गैप नहीं, 1 to 4। फिर 5, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी एन्यूटी है, लेकिन पहले 4 साल का गैप है। आंसर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5। फिर 9, 10 भी 2 साल है, एन्यूटी है। आंसर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 9। उसके बाद फिर इसमें एक परपेचुटी भी आ जाएगी, तो इसको मेरा ख्याल अभी हमने परपेचुटी की छोटी सी डिस्कशन करनी है, तो इसको रहने दे, पहले बी पे आ जाए। जो डिस्कशंस होगी उनकी बेस पे जरा आधा को घंटा जो है पहले उस पे लगा लें, बी पार्ट पे पहले। The cash flows of an investment project has been estimated at current prices। ये कुछ आने बातें, करंट प्राइसेस, ईयर 0, ईयर 1 to 3, 4, ये मैं जरा एक मिनट सुनिएगा। करंट प्राइसेस का मतलब आज की प्राइसेस, आज की प्राइसेस का मतलब ईयर 0 की प्राइसेस। ईयर 0 का मतलब होता है आज। अगर मैं आपसे कहूं ईयर 1, इसका मतलब होता है 1 साल बाद। ईयर 2 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। ये सही बोला मैंने? काइंडली आई नीड रिस्पॉन्स। आगे चलें, क्या करना है? ईयर 0 पे एक 9 लाख का इक्विपमेंट लेना है, नेगेटिव आउटफ्लो। पॉजिटिव इक्विपमेंट के नीचे इसका क्या मतलब होना चाहिए कि ये कोई इनफ्लो है किस चीज का, रेजिडुअल वैल्यू का। रेवेन्यू 8 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, लिखा रेवेन्यू है। अगर डेटर्स ना मिले तो ये इनफ्लो भी होगा। रनिंग कॉस्ट, एक्सपेंसेस, पेबल्स ना हुए,
प्रीपेड्स ना हुए तो ये रनिंग कॉस्ट ही पेमेंट्स भी होंगी। नेक्स्ट लाइन, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैश फ्लोज विल डिफर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये ऊपर आपको करंट प्राइसेस के मुताबिक चीजें दी हुई हैं। द एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर इक्विपमेंट वैल्यू 5% पर ईयर, रेवेन्यू 3% पर ईयर, रनिंग कॉस्ट 5% पर ईयर, कॉस्ट ऑफ इज 12%। बी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं इस वक्त हम। आप सिर्फ मुझे ये बता दें, ऊपर लिखा हुआ था एट करंट प्राइसेस, क्या इन फिगर्स में इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल है? बताएं, क्या इन फिगर्स में इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल है? प्लीज अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं ना यार, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। करंट प्राइसेस का मतलब होता है आज की प्राइसेस। बेटा आई थिंक वाली बात नहीं मिस्टर मैथ। करंट प्राइसेस का मतलब है आज की प्राइसेस। इन्फ्लेशन जो है वो पर ईयर है। क्या हमें इन्फ्लेट करना है? हम इसे इन्फ्लेट करेंगे, लेकिन करंट प्राइसेस का मीनिंग है ईयर जीरो। तो यकीनन ये 9 लाख तो आज 9 लाख ही है, ये 9 लाख तो आज 9 लाख ही है। ये सारी फिगर्स अगर करंट प्राइसेस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये जो 8 लाख है आज के मुताबिक एक साल बाद रेवेन्यू 8 लाख होगा। आज के मुताबिक रेवेन्यू 8 लाख 2 साल बाद होगा दूसरा वाला। आज के मुताबिक 3 साल बाद रेवेन्यू 6 लाख होगा। आज के व्हाई आई एम सेइंग आज के मुताबिक अगेन अगेन अगेन, इट इज बिकॉज ऑफ करंट प्राइसेस। तो बहरहाल इसकी फिर मैं अभी डिस्कशन आपसे करता हूं, आपने साथ साथ मेरे बस रहना है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द एनपीवी इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। और फिर दूसरी रिक्वायरमेंट में अलाउइंग फॉर इन्फ्लेशन। फिर एग्जाम में कैसे करना है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वहां तक पहुंच सकेंगे। तो आए फर्स्ट वर्किंग स्टार्ट करें। एनपीवी इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। अब यहां से ऑनवर्ड्स फिर मैं एक आपको फॉर्मेट भी बताता हूं, जिसको फिर अब हम आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को क्रिएट करते जाएंगे। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। अरेंज द डेटा इस तरह से लिख लिया करें। इक्विपमेंट कुछ कॉलम्स बन जाएंगे। आज इक्विपमेंट 9 लाख इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, तो सिंपली एज इट इज फिगर्स आएंगे 2 लाख। पहला काम फिर ये होता है कि आप इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कंसिडर कर लें। मैं लिख रहा हूं रेवेन्यू, लेकिन डेटर्स ना होने की वजह से कहना चाहता हूं रिसीट। मैं लिख रहा हूं रनिंग कॉस्ट, विच ऑब्वियसली मींस बिजनेस के रनिंग के खर्चे, लेकिन पेबल्स, प्रीपेड्स, परचेजेस और इस तरह की बातें ना होने की वजह से भी अज्यूम कि यही फिर पेमेंट्स भी होंगी। डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो वी अज्यूम कि पेमेंट्स और एक्सपेंडिचर सेम है। जी डियर, लेकिन में एनपीवी निकालनी है, लेकिन फिर पहला काम ये होता है कि आप नेट कैश फ्लोज निकालना है। नेट कैश फ्लोज मींस इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले लें। सॉरी, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को आपस में नेट ऑफ कर लें विदाउट एनी प्रेजेंट वैल्यू, को फिर बाद में डिस्कस करते हैं। तो ईयर 0 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज 9 लाख लगाएंगे तो ईयर 1 में नेट 4 लाख पॉजिटिव कैश फ्लो होगी, फिर 4 लाख पॉजिटिव होगा, फिर 2,55,000, फिर 2,50,000 पॉजिटिव होगा। और ईयर 4 में प्लीज ऊपर 2 लाख भी जेन रखें। 2 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 3 लाख।
Any confusion? इकट्ठे सारे नोट कर लिए? अगर बेटा ये क्वेश्चन एनपीवी का है तो नेट कैश फ्लो के बाद अब आप गिवन रेट से एनपीवी निकाल लेंगे, 12% गिवन है। और दोबारा गौर से सुनिएगा जरा, अगर ये क्वेश्चन आईआरआर का होता तो फिर यहां से नेट कैश फ्लो जब आ जाएंगी फिगर्स, तो यहां से फिर अब हम रेट गेस करना शुरू कर देंगे। तो नेट कैश फ्लो की वर्किंग तक एनपीवी और आईआरआर का क्वेश्चन सेम होता है, लेकिन बहरहाल हमें एनपीवी निकालनी है एट द रेट ऑफ 12% इन द क्वेश्चन, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट्स को हमने इग्नोर किया हुआ है, रेट हमें 12% पता है। तो देन बड़ा इसकी एनपीवी अगर निकालेंगे तो आप कैलकुलेटर पे यूज पे वर्किंग करें, एन्यूटी नहीं यूज हो सकता, डिफरेंट फिगर्स हैं। आज 9 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 9 लाख ही है। 4 लाख -1 -2 नेट प्रेजेंट वैल्यूज की वर्किंग हो रही है। तो 4 लाख इंटू 1.12 तो सिंपली बेटा आपने इसको सॉल्व करके लिखते रहना कैलकुलेटर में। 357 143 करते जाए 4 लाख इंटू 1.12 xy माइनस 2 318 878 177 945 170 228। तो इन फिगर्स की अब हमने प्रेजेंट वैल्यू ले ली है। अब इन प्रेजेंट वैल्यूज को प्लस करें, जो पॉजिटिव है प्लस होके नेगेटिव के साथ नेट ऑफ करें। तो व्हाट इज द एनपीवी? पॉजिटिव नेगेटिव लिखना होता है फिर साथ, सॉल्व करें। थ्री 318 177 साल आखिरी फिगर ठीक नहीं मेरी शायद 3 लाख है, सॉरी। 190 190,665 अप्रोक्सीमेटली देख लीजिएगा मेरी फिगर्स ठीक है। ठीक है वो तो मैंने ठीक कर लिया, थैंक यू। ये नेट निकालें सर। अब नेट एनपीवी का मतलब जितने पॉजिटिव्स हैं इनको प्लस कर लें और जो नेगेटिव्स हैं उनको माइनस करना। 357 143 प्लस 318 878। प्रेजेंट वैल्यू लेंगे अगर आप पॉजिटिव की तो पॉजिटिव आएगी और नेगेटिव की तो नेगेटिव आएगी। तो 144 आई थिंक 144 621 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एनपीवी का मतलब प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 12%। अगर आईआरआर का सवाल होता तो हम रेट को 12% से आगे लेके जाते। जी माय डियर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी हैव 15 मिनट्स प्लीज। तो एक और वर्किंग करें, एनपीवी विद इन्फ्लेशन। द रियलिटी ऑफ द लाइफ इज कि इन्फ्लेशन है, इग्नोर नहीं की जा सकती। एक दो बातें मेरी सुन लीजिएगा पहले, बाकी फिर शायद रिपीट ही होना। जी सर, विद द इन्फ्लेशन कैलकुलेटर्स रखिएगा हाथ में।
देखिए बेटा, करंट प्राइसेस हैं और ईयर 0 मींस आज है, तो 9 लाख तो 9 लाख ही है। अब क्वेश्चन में आपको इक्विपमेंट की इन्फ्लेशन भी बताई हुई है, लेकिन ऑब्वियसली हम आज खरीद लेंगे ईयर 0 पे, तो हमें तो 9 लाख का ही पड़ेगा। लेकिन ये जो 2 लाख है ये करंट प्राइसेस के मुताबिक है, मतलब करंट प्राइसेस के मुताबिक इग्नोरिंग इन्फ्लेशन आज के मुताबिक 4 साल बाद 2 लाख मिलेगा, 4 साल बाद 2 लाख मिलेगा। लेकिन अगर 5% पर ईयर इन्फ्लेशन रिलेटेड इक्विपमेंट रिलेटेड इन्फ्लेशन है, तो माय डियर मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर ये 2 लाख आज के मुताबिक है और हमने इसे 4 साल बाद की प्राइस के मुताबिक 5% की बेस पे करना है, तो हम इसे इन्फ्लेट करेंगे, आगे लेके जाएंगे 2 लाख को, या इसे वापस लाना है इनिशियली। इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट का मतलब हमें ऑनवर्ड्स वर्कआउट करना है, ऑनवर्ड्स जाना है या बैकवर्ड्स जाना है, पहले ये फाइनल करें, ऑनवर्ड्स या बैकवर्ड्स। तो एक सेकंड इनिशियली कैलकुलेटर पे एक छोटी सी वर्किंग करें जरा, प्रतीक सब जाने दो, खुदा का नाम लें, एक छोटी सी वर्किंग जरा कैलकुलेटर पे कर ली कीजिएगा जरा। 2 लाख लिखें, एक अमाउंट है, एक कंपाउंडिंग का फॉर्मूला पड़ा था, एक ही अमाउंट है, एन्युटी नहीं है, इनटू 1.05। इसको बेटा अगर इंटू 1.05 करेंगे ना, तो एक साल बाद की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख, आज का 2 लाख, एक साल बाद 2,10,000 हो जाएगा। लेकिन हमने इसे 4 साल बाद कन्वर्ट करना है, तो इंटू 1.05 करके 2 साल बाद की वैल्यू आ जाएगी, इंटू 1.05 आगे जा रहा हूं मैं, आगे 3 साल बाद की आ जाएगी, इंटू 1.05 4 साल बाद की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें एक फॉर्मूला और भी पता है कंपाउंडिंग का, 1 प्लस 0.05 पॉजिटिव 4 ऑनवर्ड्स जाना है, 4 सालों का इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना है, तो 2 लाख इंटू 1.05। आई होप आपने पहले भी मेरे साथ वर्किंग की है, 243,101 समथिंग आया था। तो एक्स वाई पॉजिटिव 4 इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, तो क्या ये 4 लिख के भी हमारा विद इन्फ्लेशन आंसर आ सकता है? तो अगर मैंने इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करनी है, क्योंकि करंट प्राइसेस के मुताबिक ये फिगर थी, आज की प्राइस को 4 साल बाद की प्राइस पे अगर इन्फ्लेशन 5% पर ईयर है, तो मैंने कैसे कन्वर्ट किया? यकीनन फिलहाल एक दो वर्किंग्स भी लिख लीजिएगा। 1 plus 0.05 and positive 4. Any confusion in my working? Sorry, into 101. Any confusion anywhere in my working? एक चीज और सुने फिर, ठीक है? रेवेन्यू रेवेन्यू 1 लाख है, और सॉरी 8 लाख है पहले साल का, तो इसमें एक साल की इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करेंगे कैसे? 8 लाख इंटू, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें बस, 1 पॉइंट, अब इसका इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट है, सबका डिफरेंट दिया हुआ है, 3% इन्फ्लेशन है, तो 1.03 पॉजिटिव 1 करने की शायद जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ एक मिनट सुनिएगा जरा, यहाँ बेटा 824 हो जाएगा, दूसरा 8 लाख सुने, दूसरा 8 लाख 2 साल बाद है, इंटू 1.03 पॉजिटिव 2 हो जाएगा 848 720। मुझे ये बता दें मेरा तरीका सबको समझ आ गया, मैं कर क्या रहा हूं? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, वरना रेवेन्यू भी कंप्लीट करें और रनिंग कॉस्ट भी कंप्लीट करके मेरे साथ इकट्ठे हों नेट कैश फ्लो। इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करने का मतलब है कंपाउंड करना, और फ्यूचर में जाना, आज से ऑनवर्ड जाना कंपाउंडिंग है, और फ्यूचर से वापस आ जाना प्रेजेंट वैल्यू है, डिस्काउंटिंग है। तो वर्किंग करते जाएं, फिगर्स चेंज हो रही हैं, प्लीज सही वर्किंग कीजिएगा।
6 लाख और 4 लाख, फिर फिगर्स बदल गई। तो 6 लाख 3 साल कंपाउंड, 655,636, 4 लाख 450,204 तकरीबन। रनिंग कॉस्ट 4 लाख इंटू 1 पॉइंट, रनिंग कॉस्ट की इन्फ्लेशन 5% दी हुई है, ठीक है। आइटम स्पेसिफिक इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकती हैं, इंटू 1.05, तो 420, फिर 400 इंटू 1.05 पॉजिटिव 2, 441, फिर 350 हो जाएगा, पॉजिटिव 3, 382, नहीं 350 इंटू 1.05, सॉरी 350 इंटू 1.05 पॉजिटिव 3। हमारा बहुत डिटेल्ड वर्किंग्स हैं, कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन ये फिगर्स भी कैलकुलेट करना आसान काम नहीं होता। सिक्स नाइन तकरीबन, एंड फाइनली आई थिंक 3 लाख है, 364,652। नेट कैश फ्लो इज 9 लाख, 824 minus 420, 404 positive, 848,720 minus 441,000, 407, 720, 655,636 minus 405,169, 250, 467, 43,101 plus 450,204 minus 364,652, 328,653। ऊपर याद रखिए, ऊपर भी प्लीज सर, वैसे नहीं जैसे निकालना था सर। 6 लाख फिगर है, 6 लाख इंटू 1.03 इन्फ्लेशन है, पॉजिटिव 3 है सर। सभी फिगर्स बदल रही हैं, काइंडली प्लीज फिगर्स देखिएगा। क्वेश्चन में 8 लाख नहीं था, फिगर्स बदल रही हैं। 6 लाख हो गया, फिर 4 लाख हो गया, नीचे 4 लाख था, 4 लाख था, फिर 350 हुआ, 360 हो, 350 हो गया, ये 3 लाख हो गया, 350 3 लाख। तो काइंडली फिगर्स प्लीज चेंज हो रही, लुक एट द क्वेश्चन। ये इकट्ठे प्लीज सारे। किसी फिगर की कैलकुलेशन में इशू, किसी फिगर की कैलकुलेशन में कोई इशू? ये एनपीवी निकाले फाइनल, इसकी प्रेजेंट वैल्यूज है।
जी मेरी 9 लाख रिमेन्स 9 लाख, और इसकी फिर आप प्रेजेंट वैल्यू जब लेंगे तो 404 इंटू 12% रेट है इंटू 1.12। अब आपने डिस्काउंटिंग करनी है, -1 इज इक्वल टू 360,714 407,720 into 1.12 x1 minus 2 325 032 250 467 into 1.0 1.12 xy minus 3 is equal to 178 277 and finally 328 653 into 1.12 xy minus 4 208 865। ये फिगर्स ठीक है मेरी? कंडीशनल देखिएगा, एनपीवी बतानी है सर जी। बेटा एनपीवी काइंडली फाइनली नेट ऑफ किया करें, नेट एनपीवी। फिगर्स ठीक नहीं लग रही मुझे कुछ लोगों की, वैसे मैच करने जरा। मेरी फिगर्स ठीक है जिन्होंने सॉल्व कर ली है? मेरी फिगर्स ठीक है? जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया काइंडली जरा देख के बता दीजिएगा। आप भी बाकी लोग भी आप नहीं चेक करें फिर मेरे साथ। तो ये तकरीबन पॉजिटिव बनता है 172887। जी बड़ा मैच है प्लीज मेरे साथ। चलें ये डिस्कशन इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। आज मेरी तरफ से घर के लिए वंस अगेन सिर्फ डिसीजन से मेकिंग से रिलेटेड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल इन पेज नंबर 430 इन योर बुक। ये काइंडली होमवर्क है, प्लीज साथ साथ जरूर करना है। मैं इंशाल्लाह फिर टाइम निकालता चला जाऊंगा। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल दोबारा फिर यहीं से मुलाकात होगी। डोंट वेस्ट दिस टाइम, साथ साथ करते जाएं, इंशाल्लाह कंप्लीट हो ही जाएगा किसी दिन। अल्लाह हाफिज।